जी, कल हम इस स्लाइड पे थे, तो इसमें एंड पे थोड़ी सी ये वो फिर टाइम खत्म हो गया था। जो लास्ट पॉइंट था, प्राइमरी एनालिसिस फॉर बायोइक्विवेलेंस इज डिटरमिन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स इन द टेस्ट एंड रेफरेंस ट्रीटमेंट ग्रुप हु आर कंसिडर्ड एज थेरेप्यूटिक क्योर एट द एंड ऑफ स्टडी। तो इसमें सिर्फ यही है कि जी हमने जो प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट्स जो ठीक हुए हैं दोनों ग्रुप्स में, एक हमारे पास था वो वाला ग्रुप जो जिसको हमने टेस्ट ड्रग दी थी, और एक वो ग्रुप है जिसको हमने रेफरेंस ड्रग दी हुई थी। फॉर एग्जांपल दोनों ग्रुप से अगर 20-20 पेशेंट हैं, तो उनमें से कितने पेशेंट ठीक हुए हैं? ग्रुप ए में अगर 20 पेशेंट में से 15 ठीक हुए हैं, ग्रुप बी में 20 पेशेंट में से 8 ठीक हुए हैं। इसका मतलब है कि जो दोनों ड्रग्स हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हैं आपस में, ठीक है? अगर दोनों में नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर क्योर्ड, थेरेप्यूटिकली क्योर्ड जो है हो गया, जिनकी ट्रीटमेंट, जिनकी जो जो डिजीज थी, जिस प्रॉब्लम के लिए उनको मेडिसिन दी थी, कोई इन्फेक्शन थी या कोई पेन रिलीफ के लिए दी थी, तो अगर वो जो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो उस केस में फिर हम कहेंगे कि ये थेरेप्यूटिक क्योर है। तो ये बल्कि बेसिकली हम किस बेस पे बायोइक्विवेलेंट कर रहे हैं? क्लिनिकल एंड पॉइंट की बेस पे, कि एंड रिजल्ट जिन जिन अगर दोनों ट्रीटमेंट देने से एंड रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों ड्रग जो है ये बायो इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। सर जी, सर ये जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो अगर किसी वॉलंटियर की इसके अंदर डेथ हो जाए तो डेथ हो जाएगी तो हो सकता है ऐसा कि किसी की डेथ हो जाए? ये डिपेंड करता है कि ट्रायल किस तरह का हो रहा है, ठीक है? नॉर्मली जो है वो इस तरह इतनी सीरियस सिचुएशन होती नहीं है। जब ट्रायल होता है तो वो उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। जब हम डिस्कस करेंगे, जब एंड आगे जाके इसको पूरा जो एक सीक्वेंस जब डिस्कस करेंगे ना कि हम किस तरह एक्चुअल में स्टडी कंडक्ट करते हैं, क्या-क्या करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएँगी वैसे। लेकिन डिपेंड करता है कि ड्रग किस तरह की है। अगर तो ये कोई किसी ड्रग का फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल है या फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल है, उसमें रिस्क पे होता है इस तरह का कि जी पेशेंट को कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? लेकिन डेथ जो है ये आप ये बहुत एक्सट्रीम आप कह सकते हो कि ये मतलब हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली इतनी जो है ना वो इतना बड़ा रिस्क लेता कोई नहीं है। ना ही वॉलंटियर लेता है, ना ही कोई जो इन्वेस्टिगेटर होता है जिसने स्टडी प्लान की होती है, वो इस तरह का रिस्क लेता है कि जी पेशेंट की डेथ अगर होने का ज़रा-सा भी चांस हो तो वो फिर ट्रायल नहीं करते, ठीक है? अभी ये जिस तरह ये आजकल जो चल रहा है इसका एक वैक्सीन इसकी जो है वो कोरोना वायरस के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने ट्रायल करने हैं। जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होंगी तब तक वो मार्केट में नहीं आ सकती, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि वो इन लैब के अंदर या वो उसकी एफिकेसी आई हो कि जी ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है कोरोना वायरस में। लेकिन उसका फिर भी ट्रायल ज़रूरी है कि उसकी कहीं कोई ऐसी टॉक्सिसिटी तो नहीं है कि जिसकी वजह से इसकी जो यूज़ को हम इसको इंडिविजुअल्स में यूज़ ना कर सकें ह्यूमन में। तो वो फिर स्टडी कंडक्ट कर रहे होंगे, आजकल चल रही होंगी स्टडीज़, तो एटलीस्ट 1 से डेढ़ साल लग जाता है किसी इस तरह की जो है ना वो सेफ्टी जो है ना वो प्राइमरी कंसर्न होता है हमेशा, ठीक है? तो अगर थोड़ा-सा भी हो ना कि इसमें डेथ हो सकती है पेशेंट की, तो वो फिर रिस्क नहीं लेता इस तरह का कोई भी। हाँ, अगर लेकिन सर जी, सर अगर मतलब ये जो आजकल कोरोना के पेशेंट्स हैं यानी कि जो एक्सट्रीम पे हैं यानी कि इनको कह सकते हैं कि वो बच नहीं सकते, तो उसके ऊपर हम ट्रायल कर सकते हैं यानी कि अगर हमें ऐसा हो चांस हो कि मतलब डेथ हो सकती है, लेकिन वो अगर विदाउट मेडिसिन भी उनकी डेथ होगी तो उनके ऊपर हम ट्रायल कर सकते हैं? नहीं। नहीं होते इसी तरह ही ट्रायल इसी तरह ही होते हैं कि जो पेशेंट्स हैं जिनके पास कोई और चारा नहीं है। अब अगर अब जिस तरह ये कोरोना एक डिज़ीज़ ऐसी है जिसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं, और उसकी हम ट्रीटमेंट के लिए ट्रायल कर रहे हैं, तो वो फिर वॉलंटी जो जो पेशेंट होता है वो भी एग्री हो जाता है इस बात पे कि जी मैं मर तो रहा हूँ वैसे ही, ठीक है? तो हो सकता है कि ये जो मेडिसिन जो ट्रायल कर रहे हैं इसके अंदर कोई एफिकेसी और मैं इससे ठीक हो जाऊँ, ठीक है? और ओके ये फिर सर। दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो, ठीक है? तो ये जो ओके सर। जो फ़ेज़ 2 ट्रायल होता है ना वो बेसिकली यही होता है कि वो पेशेंट्स के अंदर चेक करते हैं उसकी एफिकेसी है भी या नहीं है, ठीक है? और वो जो पेशेंट है वो डेफ़िनिटली एट हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि वो डिज़ीज़ वो होती है जिसके लिए हमने ट्रीटमेंट प्लान किया होता है और वो ट्रीटमेंट चेक करना होता है। तो वो कोई इश्यू नहीं है उसमें फिर, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे एक और केस आ गया है
DE ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स इन पेशेंट्स। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, जिस तरह अभी ये बात हो रही है, तो इसी की कंटिन्यूएशन में ये बात आ गई कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हम हेल्दी वॉलंटियर पे ट्रायल नहीं कर सकते उनका, ठीक। उन ड्रग की टॉक्सिसिटी ऐसी होती है, या वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनके हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स को। तो सिर्फ़ उसी को दे सकते हैं जिसके अंदर उसकी इंडिकेशन है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है? या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक। वो फिर उसके लिए हम हेल्दी वॉलंटियर के ऊपर कभी भी बायोइक्विवलेंस के लिए ट्रायल प्लान नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उन ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है और हमें पता है कि इसकी टॉक्सिसिटी है, और हम वॉलंटियर को रिस्क पे नहीं डालते इस पे कभी भी, ठीक है? उसके लिए फिर क्या करना होता है कि हम पेशेंट्स के अंदर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। पेशेंट्स के अंदर जो है वो इसकी बायोइक्विवलेंस स्टडी जो है वो प्लान करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट जो है उसमें अ, एक पेशेंट, जिस तरह क्रॉसओवर स्टडी है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक वॉलंटियर को हमने एक ड्रग दी, एक ट्रीटमेंट दी, रेफरेंस ड्रग दी, फिर इसको हमने वॉश आउट पीरियड टाइम दिया, फिर उसको हमने दूसरी ड्रग दी, ठीक है। अब पेशेंट के अंदर हम क्रॉसओवर स्टडी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पेशेंट तो वो है जिसको उस ड्रग की वाक़ई ज़रूरत है, और वो वाली ड्रग वो यूज़ कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके यूज़ करते-करते ही हमने उसकी बायोइक्विवलेंस करनी है, ठीक है। और इसका मतलब है कि पेशेंट को फिर हम वॉश आउट पीरियड नहीं दे सकते, ठीक। क्योंकि वॉश आउट पीरियड देंगे तो उसका ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है, जो कि कभी भी रिस्क नहीं लेते इस तरह का, ठीक है। तो जब भी ट्रायल करना होता है उसमें रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज़ रखते हैं कि जी रिस्क कम से कम हो। तो उसका फिर हम किस तरह प्लान कर सकते हैं? कोई आइडिया है आपको कि क्या हो सकता है? अभी कल हमने डिस्कस किया था, इससे मिलता-जुलता एक केस। जी, कोई आइडिया आ रहा है किसी को अगर तो? कि 6.6 हाफ लाइफ के बाद वो ड्रग। जी, बिल्कुल, स्टेडी स्टेट के ऊपर उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट एक एक पेशेंट है, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहा है अपनी, जो कि एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस ड्रग है, उससे उसके साथ हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने दूसरी ड्रग उसको यूज़ करवानी है और वॉश आउट पीरियड भी नहीं देना, ठीक है। और स्टेडी स्टेट के ऊपर हम करेंगे क्योंकि इसमें हम मल्टीपल डोजेज़ दे रहे हैं। और कल हमने जो केस किया था उसमें स्टेडी स्टेट पे हमने किया था, लेकिन उसमें वॉश आउट पीरियड दे दिया था ना, कि पहले स्टेडी स्टेट अचीव की एक वॉलंटियर के अंदर, और उसके बाद फिर उसको उसका सैंपलिंग की लास्ट डोज़ के बाद, फिर उसको वॉश आउट पीरियड के बाद फिर हमने नई डोज़ स्टार्ट की, उसकी स्टेडी स्टेट का वेट किया, फिर उसकी सैंपलिंग की। पेशेंट्स में हम वॉश आउट नहीं दे सकते, उसमें फिर हम क्या करेंगे? जी, पहले इसकी थोड़ी-सी ये जो टेक्स्ट है ये देख लें। Due to safety concerns, some drugs such as antipsychotic drug, anti-cancer drugs, etc., cannot be given to healthy individuals. ठीक है, BE should be performed in patients who have been stabilized on the highest strength using multiple dose BE study. Highest strength में क्या मतलब है कि अगर एक ड्रग है उसकी 2-3 टैक्सीज आती हैं। फॉर एग्जांपल अल्प्राजोल नाम है, वो मैक्सिमम 1 मिलीग्राम की आती है। तो उसमें वो वाले पेशेंट जो कि हाईएस्ट डोज ले रहे हैं, हाईएस्ट डोज के ऊपर हम इसकी बायोइक्विवलेंट स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हाईएस्ट डोज के ऊपर वो बायोइक्विवलेंट है तो लो डोज के ऊपर भी वो बायोइक्विवलेंट ही होगी, ठीक है। अच्छा, नो वॉश आउट पीरियड कैन बी गिवन, जाहिर है पेशेंट की ट्रीटमेंट को स्टॉप किसी सूरत में नहीं करना हमने, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है पेशेंट के लिए ये तो। The patient is maintained on previous doses of medication and blood sampling is performed during a dose interval. ठीक है, पेशेंट एक मेडिसिन ले रहा है और वो कंटिन्यूसली लेता आ रहा है और उसकी स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे कि सैंपलिंग उसकी परफॉर्म करेंगे एक डोज देने के बाद, अगली डोज देने से पहले ड्यूरिंग ए डोज इंटरवल उसकी सैंपलिंग करें। उसके बाद फिर क्या करेंगे? विदाउट वॉश आउट पीरियड द पेशेंट टेक्स इक्वल डोज ऑफ द टेस्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट एंड प्रीवियस ड्रग प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड। यानी आज अगर हमने उसको एक डोज दी है, पहले से वो लेता आ रहा है रेफरेंस प्रोडक्ट की, और आज सुबह हमने उसको डोज देके उसकी सैंपलिंग स्टार्ट करी, अगली सुबह को वो फिर नई जो टेस्ट ड्रग है वो वाली यूज करेगा, ठीक है, और जो पहले वाली यूज कर रहा था उसको खत्म कर देगा। जस्ट अगर आप एग्जांपल ले उसकी, फॉर एग्जांपल हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। अगर वो सिप्रोक्सिन ले रहा है, आज उसने सिप्रोक्सिन की टेबलेट ली है और हमने उसका कंपैरिजन करना है विद नोविडेट, जो दूसरा ब्रांड है, तो आज अगर उसने सिप्रोक्सिन लिया, उसके बाद हमने उसकी सैंपलिंग कर ली और अगले दिन उसको नोविडेट दे के सिप्रोक्सिन रोक देंगे, क्योंकि नोविडेट में भी वही ड्रग है, वही डोज है, सिर्फ वो ब्रांड डिफरेंट है, तो उस पेशेंट को मेडिसिन मिल रही है। थोड़ा सा रिस्क ये है कि हमें पता नहीं है अभी कि ये बायोइक्विवलेंट है या नहीं है,
तो अगर वो बायोइक्विवेलेंट नहीं है तो वो उसको सेफ थेरेप्यूटिक डोज हो सकती है या टॉक्सिसिटी हो सकती है उससे, लेकिन इतना रिस्क जो है वो काफी है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं हुई थी। अब अगले दिन उसने वो नई डोज ली, फिर वो वेट करेंगे उसकी स्टेडी स्टेट आने का कि कितनी देर बाद स्टेडी स्टेट आती है। जब उसकी स्टेडी स्टेट आ जाएगी उसके बाद फिर हम नोविडेट की सैंपलिंग करेंगे और फिर उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। डोजिंग विद ईच ड्रग प्रोडक्ट इज कंटिन्यूड टिल स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड, ठीक है, ये बात समझ आ गई। द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व फॉर सेकंड ड्रग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, पहली ड्रग प्रोडक्ट के लिए भी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हमने ले ली एक डोज इंटरवल के लिए, और अगली जो सेकंड ड्रग प्रोडक्ट है उसके लिए भी हमने सेम जो है वो सैंपलिंग कर ली और उसकी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ले ली हमने। उसके बाद फिर क्या होता है, बायोइक्विवेलेंस आर एब्सेंस ऑफ बायोइक्विवेलेंस इज डिटरमिन्ड बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ प्लाज्मा लेवल टाइम। अब दोनों ब्रांड्स के प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को लेके उनका कंपैरिजन कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि ये ड्रग बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है। द पेशेंट देन कंटिन्यूज विद द ओरिजिनल ड्रग प्रोडक्ट, जो ड्रग वो पहले ले रहा था, फॉर एग्जांपल सिप्रोक्सिन ले रहा था, तो वो दोबारा उसी पे शिफ्ट हो जाएगा। ये नहीं कि नई ड्रग दे दी है, अभी उसके रिजल्ट्स आने हैं, उसका एनालिसिस होना है, उसका पता चलना है, उससे प्रूव होना है कि वो बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम उसके ऊपर पेशेंट को रखेंगे नहीं, कंटिन्यू नहीं करवाएंगे उसको। जब दूसरी ड्रग प्रोडक्ट का हमने सैंपलिंग कर ली तो उसके बाद उसको दोबारा जो रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी ले रहा था उसके ऊपर दोबारा शिफ्ट कर देंगे ताकि उसका ट्रीटमेंट जो पहले चल रहा था वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर गिवन इन ए रैंडम ऑर्डर, इसीलिए इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं कि जी रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि हमने 20 पेशेंट अगर 20 वॉलंटियर्स लिए हैं अगर, तो 20 के 20 वॉलंटियर्स को हमने पहले रेफरेंस ड्रग दे दी और फिर सबके सबको बाद में हमने टेस्ट ड्रग दे दी, ठीक है। इसमें फिर ये होता है कि ये बायस्ड भी हो सकता है बंदा, जो इन्वेस्टिगेटर है या जो जिस बंदे ने एनालिसिस करना है उसको पता है कि पहले वाले ट्रायल के अंदर जो है वो ड्रग हमने कौन सी दी थी, सेकंड ट्रायल के अंदर कौन सी ड्रग दी थी, तो वो फिर थोड़ा सा एनालिसिस में भी बंदा बायस्ड हो जाता है। अगर रिजल्ट उसके नहीं आ रहे हैं उसकी अपनी मर्जी के, उसको जब पता हो ट्रीटमेंट का तो फिर बंदे को रिजल्ट्स का भी पता होता है कि रिजल्ट्स इसके किस तरह के होंगे। अगर उस तरह के रिजल्ट्स ना आए तो फिर बंदा टेस्ट को दोबारा परफॉर्म करता है और उसको बार-बार चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बंदे को पता ही ना हो, ब्लाइंड हो बंदा, तो फिर जो भी उसकी फाइंडिंग होगी वो एक जेन्युइन फाइंडिंग हो, ठीक है। तो इसीलिए ये ब्लाइंडिंग स्टडी होती है, ब्लाइंडेड सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, ये कॉन्सेप्ट पता है आपको ब्लाइंडिंग का? यस सर। सिंगल ब्लाइंड में ये है कि जो वॉलंटियर है सिर्फ उसे नहीं पता कि उसको क्या मिल रहा है, उसको टेस्ट ड्रग मिल रही है या रेफरेंस है। डबल ब्लाइंड में ये है कि जिसने एनालिसिस करना है उसको भी नहीं पता कि किसको क्या मिला हुआ है, जिसने सैंपल लेके उनका एनालिसिस करना है, उसके अंदर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, उसको भी नहीं पता, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरह की स्टडी कर रहे हैं जिस तरह क्लिनिकल एंड पॉइंट वाली, तो उसमें जो डबल ब्लाइंड में जो सेकंड ब्लाइंडेड पर्सन है वो डॉक्टर है, कि डॉक्टर को हम नहीं बताते कि वो किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया, अदरवाइज वो जो उसकी अपनी जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है वो बायस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें फिर ये है कि हम आधे पेशेंट्स को पहले टेस्ट ड्रग दे देते हैं और आधे को पहले रेफरेंस दे देते हैं, और फिर जिनको रेफरेंस दी थी उनको टेस्ट दे दी, जिनको टेस्ट दी थी उनको रेफरेंस दे दी ड्रग, और ये रैंडमली हम सिलेक्ट किया होता है, किसी को नहीं पता होता कि किसको क्या मिल रहा है। द रेफरेंस प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम ए नॉन लॉट, ठीक। जो रेफरेंस प्रोडक्ट है वो ये नहीं है कि कोई भी किसी डॉक्टर ने, फॉर एग्जांपल हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन की ही एग्जांपल अगर कर रहे हैं तो सिप्रोक्सिन उसका जो है वो लीडिंग ब्रांड है बायर वालों का। अब अगर उसकी जगह पे किसी डॉक्टर ने पेशेंट को पहले प्रिस्क्राइब कोई और सिप्रोशाइन की हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो वाली मेडिसिन ले रहा है, तो ये नहीं कि हम सिप्रोशाइन के साथ ही कंपैरिजन कर देंगे नोविडेट का। कंपैरिजन के लिए हमें रेफरेंस ड्रग वो वाली चाहिए जो कि एफडीए की तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है, जो कि एफडीए की एक ऑरेंज बुक है रेफरेंस लिस्टेड ड्रग की, जिसके अंदर हर मेडिसिन का जो है ना वो रेफरेंस का ब्रांड का नाम लिखा हुआ है कि इसकी अगर आपने बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी है तो इस ब्रांड से कंपैरिजन करना है। किसी भी मार्केट में पड़े हुए ब्रांड या डॉक्टर ने जो भी प्रेस्क्राइब कर दिया उसके साथ उसका कंपैरिजन नहीं करना। तो उसके लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड अवेलेबल है, वो एफडीए की तरफ से रिकमेंडेड है, और उसी के साथ कंपैरिजन होगा तो तब वो एक्सेप्टेबल होगी स्टडी, अदरवाइज वो बायोइक्विवेलेंस कंपैरिजन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है जी प्लान इसका जो है वो पेशेंट्स के अंदर क्या है कि जी रेफरेंस प्रोडक्ट ए पहले एक ड्रग पेशेंट ले रहा है और उसका स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया हुआ है। अब ये जब स्टेडी स्टेट आ गया तो इस पॉइंट पे उसकी डोज दे के तो ये सैंपलिंग ले ली हमने, अब ये उसका यहाँ तक सैंपलिंग कर ली इसकी, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है आपको नजर आ रहा है, ये समझ लेंगे ए ड्रग है। अब इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन उसी टाइम हमने दूसरी ड्रग दे दी हुई है, यानी इस
डोज के बाद जो अगली डोज लगनी थी, यानी यहाँ पे हमने ये वाली सैंपलिंग, सॉरी, यहाँ पे डोज दे के तो उसकी सैंपलिंग ले ली और अगली डोज हमने दूसरी दी, ड्रग प्रोडक्ट दी। अब ये वाली डोज, ये वाली ड्रग अपनी कंसंट्रेशन इसमें अचीव करेगी और जो दूसरी ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल उसका मेंटेन रहेगा। अब यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी के अंदर दोनों ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं, जो जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, या दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी दोनों का ड्रग मौजूद है, अनलेस के जो ए वाली ड्रग थी सारी की सारी एलिमिनेट, यहाँ तक आके वो एलिमिनेट हो रही है। इसका मतलब है कि सेकंड जो प्रोडक्ट है उसकी सैंपलिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कि जब उसकी हाफ लाइफ पता है हमें कि जो उसकी 7 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, सारी की सारी ड्रग पहले वाली जो है ड्रग प्रोडक्ट ए बॉडी में से एलिमिनेट हो चुकी है। अब बॉडी के अंदर जितनी भी उसकी स्टेडी स्टेट के ऊपर कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट बी की वजह से है। तो फिर यहाँ पे जो डोज देंगे उसके बाद उसकी हम सैंपलिंग करेंगे पेशेंट की, और इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल और इसके टाइम प्रोफाइल से वही पैरामीटर उसके एयूसी सीमैक्स वगैरह जो उसका एवरेज कंसंट्रेशन है एट स्टेडी स्टेट, उन सबको चेक करके उनका कंपैरिजन करेंगे। अगर तो उनके जो मीन है वो प्लस जो 80 to 125% के दरमियान 95% कॉन्फिडेंस 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है, तो वो बायोइक्विवेलेंट है। अगर वो उसके बाहर है तो इसका मतलब है कि वो बायोइक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम पेशेंट्स के अंदर जो है वो बायोइक्विवेलेंस करते हैं। अगर ऐसी ड्रग, जो ड्रग हम हेल्दी वॉलंटियर्स पे नहीं कर सकते और पेशेंट में अगर हम देते हैं तो उसमें हम वॉश आउट पीरियड नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन की मेंटेन रह रही है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसकी कंसंट्रेशन में, सिर्फ हमने ब्रांड चेंज किया है, ड्रग चेंज नहीं की उसकी, ठीक है। ना ही उसकी डोज चेंज की है, ना ही उसकी ड्रग चेंज की है, और ना ही उसका डोजेज फॉर्म चेंज किया। हम पहले टैबलेट दे रहे थे, उसके बाद उसको इंजेक्शन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम बायोइक्विवेलेंस स्टडी करते हैं पेशेंट्स के अंदर। सर ये एक ग्राफ जो है वो पीछे से आ रहा है। हाँ, जो पहले से आ रहा है इसका मतलब और ये है कि ये कौन सी पेशेंट में जो है वो मेडिसिन लेता आ रहा है ना पहले से, तो उसकी स्टेडी स्टेट पहले से कंटिन्यूड है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को पीछे तो सर हो ये सकता है, एक्सक्रीट हो गई सारी, तो बाद में जो हाँ हाँ, क्वेश्चन पूरा पूछो अपना, बाद में क्या मतलब। सर ये एक्सक्रीट हो गई है, ब्लैक डॉट्स हैं, तो ये जो हाँ, बाद में ग्राफ कंटिन्यू हो रहा है ये कौन सा वाला ग्राफ है? ये ये यहाँ पे तो हमने हमने ये दूसरी, 44 के ये बाद वाला वाला। जो आप नजर आ रहा है, ये जो कर्सर मेरा, यहाँ पे हमने दूसरी प्रोडक्ट शुरू कर दी जी है, जी। ड्रग उसकी नहीं रुकी, यानी ये डोज लगी, ये डोज दूसरी थी, यानी पीछे से उसकी कंटिन्यूसली स्टेडी स्टेट आ रही है, डोजेज लग रही है और ये उसका ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे आपके हमने पहले वाली डोज डिसकंटिन्यू कर दी, पहली वाली प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट देनी शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरी प्रोडक्ट दी है उसको, तो दूसरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी है, यहाँ पे पहले वाले की कम होके आ रही है, लेकिन बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन उसकी सेम है, ठीक है। अब ये अच्छा कंसंट्रेशन यहाँ तक उसकी बढ़ बढ़ के, इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट्स है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, तो दोनों प्रोडक्ट्स की ड्रग है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि पहले वाली हमने डिसकंटिन्यू कर दी हुई है, दूसरी वाली चला रहे हैं। तो पहले वाली को खत्म होने में बॉडी में टोटल यहाँ तक टाइम लगेगा, यहाँ तक आके पहले वाली टोटल खत्म हो जाएगी बॉडी में से, ठीक। तो उसके बाद फिर जो बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से सैंपलिंग की है पहले की और दूसरे की सैंपलिंग यहाँ से कर लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा फिर, क्योंकि इसके अंदर अभी बॉडी के अंदर पहले वाली ड्रग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मौजूद है यहाँ तक, जब तक कि वो पूरी की पूरी एलिमिनेट नहीं हो जाती तब तक हम कोई अगली ड्रग की प्रोडक्ट की सैंपलिंग नहीं करते। लेकिन डोज हम पहले से देना शुरू की हुई है, पहले वाले की डोज यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है कंसंट्रेशन उसकी, लेकिन बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है, क्योंकि डोज हमने डिसकंटिन्यू नहीं की है, सिर्फ ब्रांड चेंज किया है। यस सर। सर वॉश आउट पीरियड सिर्फ हेल्दी पेशेंट के अंदर होता है, जो मतलब हेल्दी इंडिविजुअल में होता है, और पेशेंट्स में नहीं होता, इसका मतलब? पेशेंट्स में नहीं ले सकते, क्योंकि पेशेंट्स में अगर वॉश आउट देंगे Okay, तो वो उसकी ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएगी ना। हेल्दी वॉलंटियर्स Okay, में तो okay. इसलिए करते हैं क्योंकि वो पेशेंट है वो वॉलंटियर्स है जिनको उस ड्रग की जरूरत नहीं है, उन्होंने वॉलंटियर किया कि आप हमारे ऊपर ये मेडिसिन ले लें, उसके जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं और वो लालच भी होता है, तो खास तौर पे पाकिस्तान में तो बहुत ही आसान काम है ये, ठीक। और आजकल के दिनों में अगर करना हो तो फिर तो बहुत ज्यादा आसान काम है, बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग बैठे। अच्छा, ये क्लिनिकल एग्जाम्पल आ गई है, एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल है ये, लिवोथायरॉक्सिन। अब आपको पता है कि लिवोथायरॉक्सिन जो पेशेंट ले रहा है वो फिर कंटिन्यूसली ले रहा है, ठीक है ना, तो वो स्टॉप नहीं कर सकता। अब लिवोथायरॉक्सिन की बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी है,
ठीक है, तो ये पूरा एक केस डिस्कस है, उसके आगे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके फिर आंसर देखेंगे। A multi-dose relative bioavailability study of two synthetic branded levothyroxine sodium oral tablets, product A and product B, were evaluated in 20 euthyroid patients. 20 patients में ये study plan की गई. The investigation was designed as a two-way crossover study. Two-way mean के एक ही patient को दो treatments दिए हमने, crossover study है, in which patients who had been diagnosed as hypothyroid by their primary care physicians were given a single 100 milligram daily dose of either product A or product B levothyroxine. दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है हमने, ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स को हमने A दे दी, इसको B दे दी फॉर 50 डेज. 50 डेज के लिए एक ड्रग प्रोडक्ट दिए, भी आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे कि 50 डेज क्यों. देन स्विच्ड ओवर इमीडिएटली टू द अदर ट्रीटमेंट फॉर 50 डेज. ठीक है, प्री डोज ब्लड सैंपल्स वर टेकन ऑन डे 1, ठीक है, day 25, 48, 49 and 50 of each phase, and on day 50, ठीक है, and on day 50 a complete blood sampling was performed. सैम्पलिंग किस किस दिन की, जिस दिन डोज देनी थी उससे पहले सैम्पलिंग की, पहली एक ट्रीटमेंट, फिर 25 डेज के बाद उसका एक सैंपल लिया, फिर 48 डेज पे, 49 डेज पे, 50 डेज पे. ठीक है, प्री डोज सैंपल यानी ट्रफ कंसंट्रेशन लेवल वाला सैंपल लिया हमने अगली डोज देने से जस्ट बिफोर. ठीक है, the serum from each blood sample was analyzed for total and free thyroxine T4, total and free triiodothyronine T3, the major metabolite of T4, and thyroid stimulating hormone, ठीक है, TSH, थायरोट्रोपिन. ये समझ आ गई आपको हुआ क्या, इसमें क्या किया है? बिल्कुल उसी तरह जो पहले हमने डिस्कस किया है कि पहले पेशेंट को एक की ट्रीटमेंट चल रही है, उसकी प्रोडक्ट ए के साथ, दूसरे की बी के साथ चल रही है. 50 डेज के लिए वो कंटिन्यूसली ड्रग लेता जा रहा है, और फिर डे 1, डे 25, 48, 49 और 50 डेज पे हमने प्री डोज सैंपल लिया उनका, फिर स्विच कर दिया उनको, जिसको प्रोडक्ट ए मिल रही थी उसको बी देनी शुरू कर दी, जिसको बी मिल रही थी उसको ए देनी शुरू कर दी, और फिर उसी तरह 50 डेज के लिए वेट किया. आफ्टर 50 डे यानी उसमें भी उसके दौरान 50 डेज के दौरान डे 1 पे, 25 डेज पे, 48, 49 और 50 डेज पे उसके सैंपल लिए, उनको एनालाइज किया, और जो एनालिसिस किया उसके अंदर हमने ये चार चीजें चेक की. T4 का लेवल चेक किया, T3 का लेवल चेक किया, मेटाबोलाइट्स ऑफ T4 और TSH का लेवल चेक किया. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये इसमें, why were hypothyroid patients used in this study, कि हमने हाइपोथायराइड पेशेंट ही क्यों यूज किए हैं, हमने हेल्दी वॉलंटियर्स क्यों नहीं यूज किए. ठीक है, क्वेश्चन बी, why were the subjects dosed for 50 days with each thyroid product, उसको 50 दिन के लिए ही हमने क्यों ट्रीटमेंट दिया, 10 दिन देके क्यों नहीं चेंज कर लिया उसको. ठीक है, क्या ये आंसर आपको पता है सारे, तो भी देखते हैं किसके कितने आंसर आप बताते हो और कितने हम देखते हैं. Why were blood samples obtained on day 48, 49 and 50. ठीक है, Why was T3 measure, T3 क्यों मेजर किया है एंड TSH क्यों मेजर किया है. ठीक है जी, तो क्या आंसर पहले वाले का क्या आंसर हो सकता है, माइक ऑन कर दूं सबके, शोर ना आना शुरू हो जाए जी. सिर्फ पेशेंट क्यों लिए इसमें, अभी अभी हमने डिस्कस किया. सर ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है तो जी बिल्कुल, हमने ड्रग का इफेक्ट चेक करना है ना सर, तो हमें पेशेंट होने चाहिए हमारे पास. नहीं ड्रग का इफेक्ट नहीं, इसमें हम इसकी क्लिनिकल सर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है ना. टॉक्सिसिटी एक वैलिड पॉइंट है, ड्रग का इफेक्ट हमने नहीं चेक करना इसमें. जैसे सर टॉक्सिसिटी चेक करेंगे, वो क्लिनिकल एंड पॉइंट वाली स्टडी हो जाती है ना, या फार्माकोडायनामिक कंपैरिजन होगा, वो और चीज है. इसमें हमने उसकी कंसंट्रेशन देखनी है. ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है कि जी नॉर्मल हेल्दी यूथराइड सब्जेक्ट्स वुड बी एट रिस्क इफ दे वर टेकन लेवोथायरॉक्सिन सोडियम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. हमने 50 दिन के लिए उसको थायरॉक्सिन कंटिन्यूअसली देनी है, और बल्कि 100 दिन के लिए, 50 दिन के लिए एक प्रोडक्ट, अगले 50 दिन के लिए दूसरी प्रोडक्ट, तो 100 दिन के लिए कंटिन्यूअसली उससे थायरॉक्सिन लेनी है, तो वो उस बेचारे का क्या बचेगा फिर. ठीक है, लेवोथायरॉक्सिन नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, तो टॉक्सिसिटी इसकी होगी. ठीक है, जो पेशेंट है उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्मोनल ड्रग है. अच्छा, व्हाई वर द सब्जेक्ट्स डोज फॉर 50 डेज, 50 दिन के लिए क्यों डोज दी इसको. 0.6 हाफ लाइफ के लिए.
स्टेट अचीव 6.6 करने हाफ के लाइफ के लिए। लिए। इसका मतलब है कि इस ड्रग की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, उसकी स्टेडी हाँ, स्टेट अचीव करनी है, हम्म ठीक है। तो लॉन्ग daily dosing for each product was required to obtain steady state drug level because of the long elimination half life of therapy। इसकी हाफ लाइफ जो है 6 to 7 डेज है। मैं माइक म्यूट ही करता हूँ ताकि पीछे से नहीं आए, ठीक है। तो 50 डेज के लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसकी हमने स्टेडी स्टेट को अचीव करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें एटलीस्ट 6-7 हाफ लाइफ चाहिए। अगर 6 डेज उसकी स्टेडी स्टेट है, सॉरी इसकी हाफ लाइफ है, तो उसकी 7 हाफ लाइफ के लिए एटलीस्ट 42 डेज तो चाहिए। या अगर उसकी 7 डेज हाफ लाइफ है तो 6 to 7 डेज इसकी हाफ लाइफ जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। Why were blood samples obtained on day 48, 49 and 50? जी सर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का अंदाजा हो जाएगा कि बॉडी में कितनी कंसंट्रेशन मेंटेन रह रही है। कल हमने डिस्कस किया था ना इस पॉइंट को, कि हमने 3 सैंपल लिए थे कंसेक्टिव पहले, मेक श्योर करने के लिए कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है। सी मिनिमम लेवल 3 चेक किए ना, ठीक है। 3 मिनिमम कंसंट्रेशन कंसेक्टिव हम चेक करते हैं डोज देने से, यानी अगली डोज स्विच करने से पहले या सैम्पलिंग से पहले उसको मेक श्योर करने के लिए कि स्टेडी स्टेट आ चुकी, ठीक है। Serum from blood samples were taken on day 48, 49, 50 to obtain 3 consecutive C minimum drug level, ठीक है। अब ये T3 क्यों मेजर किया हमने? कि ये नॉर्मल हुआ है या नहीं, क्योंकि वो हाइपोथायराइड था। नहीं, T3 जो है वो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है T4 का, ठीक है। T3 जो है वो T4 का मेटा, ये लाइनें नहीं मारो ऊपर शराफत। अच्छा, T3 जो है उसका मेटाबोलाइट है, तो हमने क्योंकि ड्रग ने जाके उसमें कन्वर्ट होना है T3 से T4 से T3 में, तो उसको भी हमने चेक करना है कि ड्रग जो है वो बॉडी के, बेशक वो T3 में कन्वर्ट हो गई है लेकिन है तो वो बॉडी के अंदर ही, ठीक है। और वो भी एक्टिव है, ये नहीं है कि वो इनएक्टिव है, ठीक है, या वो इनर्ट नहीं है, या वो भी एक्टिव है। तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन भी हम फाइंड करेंगे कि कितनी कन्वर्ट हो गई है T3 में, और जो T3 में कन्वर्ट हुई है उसकी क्या लेवल है, ठीक है। TSH क्यों मेजर किया है? सर बेसिकली जो है TSH सर है ना, इसका ये लेवल इंक्रीज हो जाता है जब वो हाइपोथायराइड हाँ, डिक्रीज हो जाएगा सर, जब से ड्रग देंगे सर डिक्रीज हो जाएगा लेवल इसका TSH। TSH का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। T4 के लेवल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह लें, यस ठीक है। यस। कि TSH जो है ये बेसिकली कह लें कि उसका फार्माकोडायनामिक इफेक्ट है उस ड्रग का, इसका, ठीक है। द सीरम TSH कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्री T4 concentration and gives an indication of the pharmacodynamic activity of the active drug, कि जो फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी है उस ड्रग की उसको भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो एक बड़ा कंट्रोल्ड एक ट्रायल है। वैसे लेवोथोरेक्सिन के ऊपर ये जो है ना वो रिकमेंडेड, बड़ा मुश्किल है इसका स्टडी करना क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 50 दिन तक आपने एक पहले तो पेशेंट्स को एनरोल करें, वो वाले पेशेंट्स ढूंढें जिन्हें ज़रूरत है इस ड्रग की, और फिर उन्हें कन्विंस करें, फिर उनको 50 दिन के लिए डोज दे के तो मॉनिटर करेंगे वो डोज लेते जा रहे हैं, 50 दिन उन्होंने सही टाइम पे डोज लेते गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी सैम्पलिंग करनी है, फिर उसके बाद ये वाले टेस्ट करने हैं, फिर दूसरी ड्रग देनी है, और 100 दिन का ये ट्रायल पूरा, उसके बाद फिर उसका तो काफ़ी लंबा काम है ये, ठीक है। तो ये एक दफ़ा मेरा प्लान बना था जब तकरीबन 2010 या 11 में, जब हम बायोक्लिन स्टार्ट किया था हमने यहाँ पे, तो कि हम लेवोथायरॉक्सिन की करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसमें हैंगअप्स थे, इसलिए इसको फिर हम नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इसमें ये है एक और ये भी कंसर्न इसके अंदर बड़ा सीरियस होता है। मेरे ख्याल में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ थायराइड हार्मोन जो है उन्होंने इसमें बहुत सीरियस कंसर्न शो किया हुआ है कि थायरॉक्सिन में आप बायोक्लिनस करने के लिए आपको ब्रांड शिफ्ट करना पड़ता है ना, बायोक्लिनस में आपने दूसरा ब्रांड लेना है, ठीक है। तो हम थायराइड के पेशेंट्स के लिए ये रिस्क नहीं ले सकते हम कि हम उसका ब्रांड भी चेंज करें, क्योंकि ब्रांड अगर दूसरा ब्रांड लिया और उसमें अगर ड्रग कंसंट्रेशन नहीं है उतनी, अगर वो बायोक्लिन नहीं है, हमें तो नहीं पता, हम तो उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, और अगर वो बायोक्लिन नहीं है तो वो पेशेंट को नुकसान होगा उसका, और वो 50 दिन के लिए उसको वो लेनी पड़ेगी, और 50 दिन इतने लंबे अरसे के लिए अगर वो एक गलत ड्रग लेता जा रहा है तो वो फिर पेशेंट के ऊपर क्या उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये बड़ा सीरियस एक कंसर्न है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो बायोक्लिन से काफ़ी मुश्किल काम है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही कोई वॉलंटियर उस तरह का हो कि जो जिसको जो रिस्क लेने के लिए तैयार है उसके लिए वो एनरोल हो सकता है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी एक और एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा, ये तो पहले जो डिस्कस किया वही है बेसिकली,
मरकेप्टोप्यूरिन जो है ये एंटी कैंसर ड्रग है। FDA recommends भी steady state studies in patients receiving therapeutic oral dose। ये वही कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। Patient should be on stable regimen using the same drug unit, ठीक है। Plasma drug concentration dimer files are obtained in these patients at steady state with the brand product। फिर the proposed generic drug product is then given to the patients at the same dosage regimen until steady state is reached। ये वही कहानी है सारी। और फिर उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम लेवल देख के और फिर उनको देन द पेशेंट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल ब्रांड मेडिकेशन। तो जो मेडिसिन वो ले रहा था उसके ऊपर उसको वो वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक। तो ये इसके डिफरेंट क्लिनिकल जो ट्रायल्स थे उनके स्टडी डिजाइन हैं। तो अभी तक हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं बायोएक्विवेलेंस के अंदर, इसकी डेफिनेशन, इसकी क्रॉसओवर स्टडी क्या होती है, पैरेलल स्टडी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने कि किस किस बेस के ऊपर बायोएक्विवेलेंस करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बेस पे, फार्माकोडायनामिक बेस पे, क्लिनिकल एंड पॉइंट के बेस पे, और फिर इन विट्रो स्टडीज़ करते हैं। फिर हमने जो स्टडी डिज़ाइन है वो किए हैं कि जी किस तरह जो क्या स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो कैसे हम इसको स्टैटिस्टिकली कैसे प्रूव करते हैं। फिर स्टडी स्टेट के ऊपर किस तरह बायोएक्विवेलेंस करते हैं वॉलंटियर्स के अंदर, फिर क्लिनिकल एंड पॉइंट की बेस पे कैसे बायोएक्विवेलेंस करते हैं, फिर पेशेंट्स के अंदर कैसे बायोएक्विवेलेंस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो फिर हम शुरू करेंगे कि हम एक्चुअली जो एक्टिविटी जो होती है ड्यूरिंग द ट्रायल वो क्या होती है, उसमें हमने किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक फिर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उसमें, बड़े फनी सिचुएशन भी होती रहती है कई दफ़ा। तो ये सारा कुछ हम पहला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन आया तो वो डिस्कस कर, कुछ तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा आपको ट्रायल की। जी सर जी जी सर ये जो सर इंटरवल है, मतलब कि जब सर हमने ना नेक्स्ट ड्रग स्टार्ट कर दी है, उसमें सर पहले 2-3 डोजेज में सर दोनों ड्रग्स बॉडी के अंदर ना, तो सर वो सर लेवल सर जो है सर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर ही चला जाएगा। नहीं नहीं, लेवल ऊपर नहीं जाएगा। हमने ड्रग चेंज नहीं की, ड्रग की डोज भी चेंज नहीं की है। तो सर अगर सर बॉडी में दोनों ही ड्रग्स हैं तो सर वो तो थेरेपेटिक विंडो से बाहर चली जाएगी। दोनों ड्रग्स हैं लेकिन दोनों ड्रग्स की डोज सेम ही है अभी। यानी जब हमने दूसरी ड्रग स्टार्ट की है पहले वाली डिसकंटिन्यू कर दी हुई है हमने, तो ड्रग का कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन ही रहेगा। सिर्फ फर्क ये है कि उस टाइम पे दोनों ड्रग्स की कंट्रीब्यूशन है उस कंसंट्रेशन के दौरान, ठीक है। ये वाला ग्राफ अगर आप देखें, ये वाला, इसमें यहाँ पे सिर्फ पहले वाली ड्रग प्रोडक्ट ए ही नजर आ रही है आपको। यहाँ पे ए को हमने स्टॉप कर दिया, बी देना शुरू कर दी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी के अंदर दोनों ड्रग्स हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमने बी दिया तो ए को हमने रोक दिया उधर ही। कंसंट्रेशन ड्रग के अंदर बॉडी के अंदर वही रहेगी, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो वही रहेगी, सिर्फ ब्रांड की कंसंट्रेशन का फर्क आएगा कि पहले ब्रांड ए की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, वो इस तरफ कम हो रही है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये आगे जा रही है कंसंट्रेशन, ब्रांड ए की कंट्रीब्यूशन कम होती जा रही है, बी की बढ़ती जा रही है, लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन मेंटेन ही रह रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्रांड बी के लिए हम टेस्ट सैंपलिंग तब शुरू करेंगे जब हमें श्योर है कि पहले वाली सारी की सारी ड्रग एलिमिनेट होगी। लेकिन सर ये देखिए जो ग्राफ है सेकंड वाला जो ड्रग है सर, उसका ग्राफ नीचे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टेडी स्टेट अचीव करने में इसको टाइम लगेगा। तो मतलब उसकी डोज पहले हम कम देंगे या फिर मतलब नहीं उस नहीं नहीं, पॉइंट डोज पर हम डोज कम नहीं देंगे, डोज उतनी ही देंगे जितनी ब्रांड ए की ड्रग डोज दे रहे थे। ओके क्योंकि सर। यहाँ देखें उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम 500 500 500 500 500 और 500 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन चेंज नहीं हुई, सिर्फ ब्रांड चेंज ओके हुआ है उसका, ठीक है। तो इसलिए ड्रग कंसंट्रेशन सेम रहेगी, सिर्फ उसके अंदर उस कंसंट्रेशन में कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी वो चेंज हो। ओके सर। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चले ठीक है, फिर 10 मिनट तक जो 1 बजे शुरू करते हैं दोबारा नया जो है वो प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके सर। ओके।